वेलकम टू माय चैनल ढेर सारी कहानियाँ। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी वो बदनाम गलियाँ भाग 5। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि पार्वती जीनत को अपने बचपन के बारे में सब बताती है कि कैसे उसका हंसता खेलता पूरा परिवार उसकी ही आंखों के आगे खत्म हो गया, कैसे उसकी माँ बहन और उसके बाबा को बेरहमी से मार दिया गया था। ये सब सुनकर पार्वती के साथ साथ जीनत की आंखें भी भर आती हैं। अब आगे, हे भगवान, इतना दर्द, इतनी पीड़ा कैसे सही होगी उस वक्त उस छोटी सी पार्वती ने। अब तो जीनत ने भी पार्वती को ऐसे रोते देखकर उसके साथ साथ रोना शुरू कर दिया था। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे लगे सुबकती रही और फिर जीनत पार्वती को चुप करते हुए बोली, चुप हो जाओ पार्वती, मत रो। हम समझ सकते हैं कि तुमको कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितना कुछ सहा है तुमने और अब भी सह रही हो। बहुत हिम्मत वाली हो तुम। सच, अगर हम तुम्हारी जगह होते तो कब का टूट चुके होते। भगवान करे काश कोई चमत्कार ही हो जाए और तुमको इस दर्द से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। हम जो सोचते हैं वो कहाँ होता है जीनत, होता तो वही है जो किस्मत में लिखा होता है। अगर हमारी किस्मत में ये सब दुख ना लिखे होते तो भला हम क्यों अपने परिवार और दोस्तों से बिछुड़ते, क्यों हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाता और क्यों हम इस नर्क में फंसते। पार्वती ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मगर हमें एक बात समझ नहीं आई कि जिसने भी तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर दिया उसने तुम्हें जान से क्यों नहीं मारा और हर दिन यहाँ मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। जीनत ने पार्वती को आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहा, मुझे भी मारने का ही हुक्म मिला था उन लोगों को, मगर पैसे का लालच किसी को नहीं छोड़ता। उसी पैसे के लालच में उन्होंने मुझे मारा नहीं बल्कि यहाँ बेच दिया। वैसे भी यहाँ आकर इंसान कौन सा जिंदा रहता है, अब भी बस एक लाश ही तो हूँ। पार्वती ने कटाक्ष वाली हंसी हंसते हुए कहा, तो क्या यहाँ आते ही इतनी छोटी उम्र से ही, मतलब इतनी छोटी बच्चे के साथ कौन ये सब। जीनत थोड़ा झिझकते हुए पार्वती को अपना प्रश्न समझाने की कोशिश कर रही थी कि तभी पार्वती बीच में ही बोल पड़ी, तुम इतना झिझक क्यों रही हो जीनत, जब यहाँ आकर इस शरीर की ही शर्म नहीं रही तो बातों की क्या शर्म। और ये तुम्हारा तर्क बिल्कुल गलत है कि इतनी छोटी बच्चियों के साथ कौन ये सब। जिसकी नीयत खराब होती है वो उम्र का लिहाज नहीं करता। आए दिन ना जाने कितनी ही छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते आए हैं। ये सब कुछ तो मानसिक प्रवृत्ति है बस। हालांकि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम बहुत छोटे थे जब यहाँ आए थे, यही कोई 11-12 साल। शुरू में तो हम यहाँ नहीं रहे। 2 साल हम फूलन बालागृह में रहे जहाँ हमारी जैसी और भी कई छोटी बच्चियाँ थीं। उनको भी कहीं कहीं से पकड़कर वहाँ लाया गया था और उनके नाम बदल दिए गए थे ताकि उनका बचा कुचा अस्तित्व भी खत्म हो जाए। अब भी छोटी लड़कियों को फूलन देवी वहीं रखती है। फिर जब उनको महीने आने लग जाते हैं और वो लड़कियां अपने यौवन में कदम रखती हैं तो उनको यहाँ लाकर पटक दिया जाता है। हमें आज भी याद है वो दिन जब पहली बार शाकाल हमें पकड़कर यहाँ लाया था। कितना रोए थे, गिड़गिड़ाए थे हम। महज 15 साल के रहे होंगे हम तब। खैर, अब उन सब बातों को क्या सोचना। यह कहकर पार्वती ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी पार्वती के कमरे का दरवाजा खुला और सामने शाकाल खड़ा था। पार्वती और जीनत की नज़र खुद ब खुद घड़ी की ओर चली गई। शाम के 7 बज चुके थे। हे भगवान, पार्वती के मुंह से धीरे से निकला, तू यहाँ क्या कर रही है? समय का कुछ होश है कि नहीं? और ये क्या हाल बनाया हुआ है? कहा था ना शाम को तैयार रहना, तुझे जाना है कहीं 2 दिन के लिए। शाकाल जीनत को वहां देखकर चिल्लाया तो जीनत जैसे थर्रा गई। उसकी दरिंदगी उससे अच्छा भला कौन जान सकता था। डर के मारे वो पार्वती की ओट में हो गई और धीरे से बुदबुदाई, मुझे कहीं नहीं जाना पार्वती, मुझे बचा लो प्लीज। अब तक पार्वती भी शायद समझ चुकी थी कि शाकाल जीनत से कहाँ जाने की बात कर रहा है। जीनत कहीं नहीं जाएगी। पार्वती ने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा कर चिल्लाते हुए कहा और अपने दोनों हाथ फैलाकर जीनत के आगे रास्ता रोककर खड़ी हो गई। यह देख शाकाल मुस्कुराया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, तू बचाएगी इसे? तू पहले खुद को तो बचा कर दिखा।
यह कहकर शाकाल ने तेजी से अंदर बढ़कर एक हाथ से पार्वती के गाल भींच लिए और पीछे को धकेलते हुए उसे दीवार से अड़ा दिया। पार्वती के मुंह से दर्द वाली अजीब आवाज निकलने लगी और उसके हाथ अपने गालों से शाकाल का हाथ हटाने का प्रयास करने लगे, मगर शाकाल के हाथ की पकड़ इतनी तेज थी कि पार्वती चाहकर भी उसका हाथ नहीं हटा सकी। उसकी आंखों में अंगारे और चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। उसे जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने हाथों से शाकाल का मुंह नोच लिया। अचानक हुए पार्वती के हमले से शाकाल घबरा गया और उसकी पकड़ ढीली हो गई और उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर ढक लिए। पार्वती अभी भी गुस्से में धधक रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से उसे पीछे की तरफ धकेला और गुस्से में उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए गर्जी, समझ नहीं आता तुझे एक बार में? जीनत कहीं नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। अगर जीनत को हाथ भी लगाया तो। पार्वती अभी अपना वाक्य पूरा ही नहीं कर पाई थी कि तभी दो लड़कियों ने आकर उसके हाथ पकड़ लिए और शाकाल ने 2-3 थप्पड़ चटाक चटाक पार्वती को जड़ दिए और फिर जीनत का हाथ पकड़कर खींचता हुआ पार्वती की तरफ देखते हुए बोला, जीनत जाएगी मतलब जाएगी, हिम्मत हो तो रोक के दिखा। और फिर जीनत का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। गुस्से से काम ना बनता देख पार्वती ने प्यार का रुख अपनाया और प्यार से बोली, रुक जाओ शाकाल, जाने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। यह सुनकर शाकाल वहीं रुक गया और पार्वती की तरफ पलटकर मुस्कुराते हुए बोला, बस हो गया तेरा, आ गई अकल ठिकाने। मगर पार्वती ने कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही शांत बनी रही। हाँ बोल, क्या बोलना है तुझे? शाकाल ने पार्वती की तरफ देखते हुए कहा और उन लड़कियों से उसका हाथ छोड़ने का इशारा किया तो वो लड़कियां पार्वती का हाथ छोड़कर पीछे हट गई। पार्वती शाकाल के करीब आई और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, देख शाकाल, बस इतना रहम दे दे, जीनत को मत भेज वहाँ। उसके बदले जो तू कहेगा मैं करूँगी, चाहे तो मुझे वहाँ भेज दे, मैं अपनी इच्छा से जाने को तैयार हूँ, मगर इस बेचारे के साथ जबरदस्ती मत कर। यह सुनकर शाकाल जोर जोर से हंसने लगा और फिर जीनत की तरफ देखकर बोला, भाई बड़ी किस्मत वाली है तू तो, मतलब तेरे बदले पार्वती कुछ भी करने को तैयार है। तो फिर आज पार्वती की बात मान लेते हैं, ठीक है? यह कहकर वो एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगा। उसने जीनत को कमरे से बाहर धकेला और उन लड़कियों से भी वहां से जाने का इशारा किया और धड़ाक की आवाज के साथ दरवाजे बंद कर लिए। जीनत पार्वती के कमरे के बाहर खड़ी अपने को बहुत असहाय महसूस कर रही थी, क्योंकि पार्वती हर कदम पर उसके साथ खड़ी थी, मगर वो अभी तक उसके लिए कुछ नहीं कर पाई थी। और आज एक बार फिर पार्वती ने उसकी बहुत मदद कर दी थी और फिर उसके कदम चुपचाप खुद ब खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। मगर वो और पार्वती यह नहीं जानते थे कि वो किस आदमी से रहम की उम्मीद लगा रहे थे। शाकाल एक निहायती घटिया इंसान था जो शायद ये समझ चुका था कि पार्वती जैसी तेज धार केवल जीनत की वजह से ही उसके साथ आने के लिए मानेगी। अब तो जैसे शाकाल ने पार्वती का फायदा ही उठाना शुरू कर दिया था, जो जीनत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका यह देख देखकर अब दम घुटने लगा था। रात दिन वो बस यही सोचती रहती थी। कुछ तो पहले से ही अवसाद में थी, कुछ और ज़्यादा उस ओर बढ़ती जा रही थी। वो किसी भी तरह पार्वती को बचाना चाहती थी और पार्वती जीनत को। और एक दिन आखिरकार जीनत ने पार्वती के बदले शाकाल की बात मानने की हामी भर ही दी, मगर शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने क्या मुसीबत मोल ले ली है। उसी रात उसे किन्हीं 2 अन्य लड़कियों के साथ 2 दिन के लिए उस बड़े नेता के फार्म हाउस पर भेज दिया गया। पार्वती को इस बात का कुछ पता ही नहीं था। वो बेचारी तो ये सोचकर खुश थी कि उसने अपनी प्यारी सखी को उस मुसीबत से दूर कर दिया है। अगले दिन सुबह सुबह ही पार्वती हंसती मुस्कुराती जीनत के कमरे पर पहुंच गई, मगर कमरे में कोई भी नहीं था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे सुबह सुबह कहाँ चली गई? उसने मन ही मन सोचा और वहीं बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगी। मगर जब काफी देर तक वो नहीं आई तो वो उठकर बाहर आ गई और उसे इधर उधर ढूंढने लगी। तभी उसके कानों में 2 लड़कियों की आपसी वार्तालाप के स्वर पड़े, जिसमें वो शाकाल की चालाकी और जीनत के हाँ भरने के किस्से सुना रही थी। यह सुनकर तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही सरक गई थी। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने जीनत? ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। हे भगवान, उसकी रक्षा करना।
पार्वती अपने कमरे में आकर धम से अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। जीनत के बारे में सोच सोच कर उसका सर फटा जा रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया जीनत? एक बार हमें बता तो देती तो हम तुमको ऐसा कभी नहीं करने देते। तुम्हारे लिए तो इतने दिनों से उस अकाल को झेल रहे थे हम। तुमने तो हमारी सारी कोशिशों पर ही पानी फेर दिया। जीनत के बारे में सोच सोच कर पार्वती का दिल बैठा जा रहा था। तभी उसके कमरे में अन्नू ने प्रवेश किया, जो पार्वती से कुछ साल बड़ी थी और कुछ महीने बाल गृह में पार्वती के साथ रही थी, मगर वो वहाँ बहुत कम ही रहती थी। फूलन देवी के कहने पर उसका आना जाना कोठे से बाहर ज़्यादा लगा रहता था, इसीलिए अन्नू और पार्वती की मुलाकात बहुत कम ही हो पाती थी। मगर अन्नू बहुत सुलझी हुई लड़की थी और पार्वती से अच्छा स्नेह रखती थी। पार्वती उसको दीदी कहकर बुलाती थी। वो जब कभी भी वापस आती पार्वती से जरूर मिलती थी। क्या मैं अंदर आ जाऊं पार्वती? किस सोच में डूबी हो? उसके कमरे में प्रवेश करते हुए अन्नू ने पुकारा तो उनकी आवाज़ से अचानक से पार्वती का ध्यान टूटा। अरे दीदी, आप कब आई वापस? पार्वती ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। परसों आ गए थे हम। कैसी हो तुम? अन्नू ने मुस्कुराते हुए पार्वती को बताया और वहीं बिस्तर पर बैठ गई। अच्छा, परसों? हमें तो पता ही नहीं चला। पार्वती ने उनके करीब ही बैठते हुए थोड़ा अचरज के साथ कहा तो अन्नू मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि आजकल तुम्हारा ध्यान तुम्हारे पास रहता ही कहाँ है, तो पता कैसे चलेगा। मगर हम बहुत खुश हैं कि चलो तुम्हें कोई अच्छी सखी तो मिली, वरना तुम तो यहाँ और किसी से बात भी नहीं करती थी, और जब हम यहाँ नहीं होते थे तो हमें बड़ी चिंता रहती थी तुम्हारी। हाँ, जीनत बहुत अच्छी है और भोली भी, इसीलिए हमको उसकी चिंता होती है। वैसे अब कितने दिन के लिए आई है यहाँ? पार्वती ने अन्नू से पूछा तो अन्नू मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, मैं इस बार रहूँगी यहाँ कुछ महीने। यह सुनकर पार्वती मुस्कुरा दी। वैसे किस सोच में डूबी थी तुम और इतना परेशान क्यों हो? कुछ हुआ क्या? अन्नू ने पार्वती को थोड़ा परेशान देखकर पूछा तो पार्वती ने कुछ दिन पहले हुई वो घटना और जीनत के बारे में सब कुछ बता दिया। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? इसमें नया क्या है पार्वती? हमेशा से यही तो होता आया है। यहाँ कभी मेरे साथ, कभी तुम्हारे साथ और कभी किसी और के साथ, और अब जीनत के साथ। अनु ने आश्चर्य से पार्वती की तरफ देखते हुए कहा, हाँ नया नहीं है, मगर उसके लिए तो है ना, और वो जानती भी नहीं वहाँ क्या क्या होता है। किन वहशी लोगों के बीच चली गई है वो तो अभी तक यहाँ ठीक से रची बसी भी नहीं है दीदी। मानसिक तनाव है उसे बहुत, ऊपर से वहाँ जाने का मतलब समझ रही है ना आप? भूल गई वो नेता और उसके नुमाइंदे कितने घटिया इंसान हैं। औरत को देखकर उस पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे वो कोई खाने की चीज़ हो। हम जैसी औरतों को वो अपनी जागीर समझते हैं और जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं, जैसे हम लोगों को तो कोई तकलीफ ही नहीं होती। यहाँ तो फिर भी जो आता है शरीर को ही नोचता है, वहाँ तो दरिंदगी की हद ही पार कर जाता है कोई। और तो और जो लड़की पर बीतती है वो कुछ भी नहीं कर पाती। इतनी बार वही सब होने के बाद भी ना तो कभी फूलन देवी ने और ना ही कभी शाकाल ने ये सब रोकने की कोशिश की, और ना लड़कियों का वहाँ जाना रुका। क्या पैसे के आगे सारी इंसानियत भी धरी की धरी रह जाती है? और अब तो शाकाल खुद ही दरिंदगी पर उतर आया है, उससे क्या उम्मीद करनी। जीनत ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी दीदी, मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। यह सब कहते कहते पार्वती की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। मैं सब समझ रही हूँ पार्वती, बस तुम शांत हो जाओ। यह कहकर अन्नू ने उसे अपने गले लगा लिया और उसका सर सहलाने लगी। पार्वती से जीनत के बारे में जानकर अब तो अन्नू के माथे पर भी चिंता की लकीरें उमड़ आई थी। ये एक दिन पार्वती ने ना जाने कैसे काटा था। वो पूरा समय केवल जीनत के बारे में ही सोचती रहती और उसके लिए प्रार्थना करती रहती। ना नींद ढंग से आ रही थी और ना चैन से बैठा जा रहा था। अगले दिन भी उसका यही हाल था। इन 2 दिनों में उसके मन का सुकून एकदम छिन चुका था। जैसे तैसे दिन का खाना खाकर वो अपने कमरे में आकर लेट गई और थकी होने के कारण उसकी आंखें लग गई। शाम के 4 बज रहे थे। उसके दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा था। पार्वती हड़बड़ा कर उठ बैठी। कुछ पल तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है, दिन है कि रात है। उसने फटाफट उठकर दरवाजा खोला तो सामने अन्नू दीदी खड़ी थी। वो काफी घबराई हुई थी और पार्वती को देखते ही वो उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचती हुई बोली, जल्दी चल पार्वती, वो जीनत आ गई। जीनत कहाँ है जीनत?
यह कहकर वो बेसुध सी जीनत के कमरे की तरफ भागी। तो आखिरकार दोस्तों क्या हुआ होगा जीनत के साथ? जानने के लिए आगे की कहानी हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें, क्योंकि आगे की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 6 में। तब तक के लिए थैंक यू।